नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक पर। तो इस वर्ष 2024 में जो है टेक्नोलॉजी टॉपिक जो है चर्चा में रहे हैं, उन सब टॉपिकों को जो है इसमें दिया गया है। देखिए, ये जो टॉपिक है टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। और हर वर्ष जो है यहाँ टेक्नोलॉजी से जो है जो करंट में चर्चित रहते हैं, उन विषयों से जो है एक न एक प्रश्न हर वर्ष जो है पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, और साथ साथ और भी अन्य जो टेक्नोलॉजी है जो चर्चे में रहे हैं, उन सभी टेक्नोलॉजी को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, वह सब भी डल चुका है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है इसरो के अपकमिंग मिशंस। तो इसरो द्वारा जो है आने वाले वर्षों में क्या क्या और नए मिशन लॉन्च करने वाले हैं, उन सब मिशनों का जो है यहाँ नाम और उनके संबंध में जो है कुछ तथ्यों को दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसरो के अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं। चलिए, इसरो स्पेस मिशन कैलेंडर यहाँ जारी किया गया है इसरो द्वारा। तो यह इसरो द्वारा जो है आगामी 15 वर्षों का कैलेंडर जारी किया गया है। तो अक्टूबर 2024 में इसरो द्वारा आगामी 15 वर्ष के मिशन को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। अंतरिक्ष मिशन को लेकर अपनी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें संभावित मिशन का उल्लेख किया गया है। तो जो महत्वपूर्ण संभावित मिशन है उन सबका यहाँ उल्लेख किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले 2024-25 में ही लूनार फ्लाईबाई मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो मानव को चंद्रमा की बाह्य कक्षा में घुमाकर वापस लाने की यह योजना है। तो चंद्रमा के बाह्य कक्ष से घुमाकर वापस लाने की यह योजना है लूनार फ्लाई बाई। यह चंद्रमा की बाह्य कक्षा में मानव को घुमा के वापस लाने वाली योजना है। यह 2024-25 में इसे पूरा करना है। अगला है 2026-27 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगी। तो देखिए, चंद्रयान 3 के सफलता के बाद जो है अब इसरो द्वारा जो है 2026-27 में जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस योजना के तहत चंद्रमा की मुख्य सतह से नमूने सैंपल संग्रहण कर वापस लाने की योजना है। तो देखिए, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग जो है कराया गया था सफलतापूर्वक। अब जो है वहां से जो है नमूने इकट्ठा करके जो है वापस पृथ्वी पर लाने के लिए जो है एक योजना, यह जो है मिशन लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। इसके पश्चात चंद्रयान 5 भी लॉन्च किया जाएगा। यह ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जाना जाएगा चंद्रयान 5। इसका प्रारंभ भी होगा। यह भारत जापान का संयुक्त मिशन रहेगा। तो ये भारत और जापान दोनों के संयुक्त मिशन से चंद्रयान 5 भी लॉन्च किया जाएगा आने वाले वर्षों में। 2028 में मॉड्यूल 1, यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल 1 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो यह जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है पहला मॉड्यूल 2028 में भेजा जाएगा। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कार्यशील रूप से स्थापित करने की योजना रखा गया है। 2035 तक के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्पेस में स्थापित कर दिया जाएगा। इस वर्ष इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्र ऑर्बिटल मिशन लॉन्च करने की योजना है। तो इस वर्ष अर्थात 2035 में ही जो है शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु एक शुक्र ऑर्बिट मिशन भी लॉन्च करने की योजना रहेगी। 2037 से 38 इस मध्य में जो है चंद्रमा की सतह पर रोबोटिक ह्यूमनाइड उतारने की योजना है। तो चंद्रमा की सतह पर जो है रोबोटिक ह्यूमनाइड भी उतारा जाएगा। यह रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मानव जैसे व्यवहार व निर्णय लेने में सक्षम होगा। इस दौरान शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु इसरो व शुक्र अंतरिक्ष यान भेजने की योजना। तो शुक्र ग्रह के लिए भी जो है साथ साथ जो है शुक्र अंतरिक्ष यान भी भेजने की योजना रहेगा। 2040 में चंद्रमा सतह पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा की सतह पर जा सकेंगे 2040 तक के। ठीक, तो ये जो है आने वाले 15 वर्षों का जो है रोड मैप जारी किया गया है इसरो द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जा सकते हैं। तो यह जो है चर्चा में रहेंगे आने वाले वर्षों में भी। तो चलिए, इस वर्ष का जो महत्वपूर्ण जो मिशन रहे हैं, तो उसमें जो है सबसे प्रमुख रहा है इस वर्ष गगन मिशन। तो गगन मिशन, इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 2018 को गगनयान मिशन जो है कुल 3 चरणों में होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाना और उनको उनके सुरक्षित वापस में अनुकूल तकनीक का विकास करना है। उनके सुरक्षित वापस होने के लिए एक अनुकूल तकनीक का विकास करना। देखिए, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके अंतर्गत भारत के 4, तो याद रखेंगे कितने, 4 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निम्न कक्षा अर्थात लो ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके पश्चात उन्हें ही सुरक्षित पृथ्वी में वापस लाने की प्रयास किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कुल 3 उड़ानें, टोटल 3 उड़ानें होने वाली है 3 चरणों में, पृथ्वी के निम्न कक्षा में भेजी जाएगी,
जिनमें 2 मानव रहित होंगे। तो 2 में जो है मानव नहीं होंगे, बाकी जो अंतिम रहेगा, तीसरा रहेगा, उसमें जो है अंतरिक्ष यान में एक मानव जो है 4 मानव को भेजा जाएगा, 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जो अंतिम वाला रहेगा तीसरा चरण का। ठीक, तो देखिए इनमें के तीनों चरणों को देख लीजिए। गगनयान 1, तो गगनयान 1 में क्या रहेगा, ये मानव रहित मिशन है। भारत के तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि और वैज्ञानिक शोध और विकास में योगदान रहेगा पहला गगनयान 1 का। गगनयान 2 तत्काल तकनीकी प्रदर्शन व अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए रहेगा, मानव रहित मिशन है ये भी। और देखिए गगनयान 3 जो है यह मानव युक्त चालक दल है। इसरो की मानव युक्त सफल उड़ान को पूर्ण कर भारत की सफल उच्च प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करना जो है इसका उद्देश्य है। मानव युक्त चाल दल रहेगा गगनयान 3। तो इसमें 4 लोग जाने वाले हैं, देख लीजिए, जिसमें ये पहले है विंग कमांडर रहेंगे शुभांशु शुक्ला, अब ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन प्रसाद बालकृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। तो ये जो है 4 यात्री जाने वाले हैं, चारों जो है वायुसेना के जो है सेवा दे रहे हैं। ठीक, तो वायुसेना में जो है अभी पदस्थ हैं तीनों ही, सॉरी चारों ही जो है जाने वाले हैं अंतरिक्ष में गगनयान 3 मिशन के दौरान। तो देखिए यहाँ दिया गया है गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री कौन रहेंगे। तो 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है से भारत के गगनयान मिशन से के प्रशिक्षण हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को विंग सेरेमनी के तहत विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो इन चारों को जो है कौन से में 27 फरवरी को जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वहां होने है सेरेमनी में जो है यहाँ जो है प्रस्तुत किया गया था। यह 4 अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना से संबंधित है। तो ये सभी जो है भारतीय वायुसेना में पदस्थ हैं, वही जो है यहाँ अंतरिक्ष यात्री के रूप में जा रहे हैं। जिसमें विंग कमांडर रहेंगे विंग कमांडर रहेंगे सुधांशु। और देखिए अजीत कृष्णन जो है ग्रुप कमांडर हो गया, प्रशांत बालकृष्णन ग्रुप कैप्टन, अंगद प्रताप जो है ग्रुप कैप्टन। तो ये तीनों जो है ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर रहेंगे शुभांशु शुक्ला। तो ये चारों जाने वाले हैं गगनयान 3 मिशन में। अगला देखिए इसरो गगनयान प्रोजेक्ट में C-20 क्रायोजेनिक इंजन क्या है। तो यह इसी इंजन के द्वारा जो है C-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसी इंजन के थ्रू जो है इस मिशन में भेजा जाएगा। इंजन का परीक्षण दिसंबर 2024 में किया गया। भारत की महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन हेतु इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्रायोजेनिक इंजन हम पहले भी बात किया है। क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है, -150 डिग्री से सेंटीग्रेड से जो है कम तापमान में जो ईंधन कार्य करता है वह जो है क्या क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो उसी क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग करके जिस इंजन का प्रयोग करते हैं वह इंजन है। C-20 क्रायोजेनिक इंजन का विकास द्रव प्रणोदन केंद्र यह जो है कहाँ, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है द्रव प्रणोदन केंद्र। उसके द्वारा जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है C-20 क्रायोजेनिक इंजन को। इस क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 प्रक्षेपण यान में किया जाएगा। तो यह जो है LVM-3 प्रक्षेपण यान में इसका उपयोग किया जाएगा। इस इंजन इसरो के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में प्रयोग किया जाएगा। तो यह मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में प्रयोग करने के लिए यह नए इंजन को विकसित किया गया है। इसके द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है द्रव प्रणोदन केंद्र, उसके द्वारा जो है विकसित किया गया है इस क्रायोजेनिक इंजन को, जिसका नाम क्या है CE-20। चलिए आगे देखिए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की प्रथम इकाई। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की प्रथम इकाई जो है बनने जा रहा है। तो देखिए यह जो है पहला यूनिट बनेगा 18 सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की प्रथम इकाई को स्वीकृति प्रदान किया गया है। 8 मिशनों की सहायता से दिसंबर 2028 तक के भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की प्रथम इकाई की शुरुआत करेंगे। तो दिसंबर 2028 तक के जो है 8 मिशन की सहायता से जो है इस भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की जो है पहले इकाई की जो है शुरुआत करने वाले हैं। इसका लक्ष्य क्या रखा है, लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी की नींव रखना इसका लक्ष्य है। देखिए वर्ष 2035 तक इसरो द्वारा स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन के पूर्ण परिचालन की स्थिति को प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने की योजना बना रहे हैं। 2035 तक के जो है यह अंतरिक्ष केंद्र जो है पूरी तरह से बन जाएगा, इसका जो है योजना बनाया जा रहा है। ठीक, तो 2028 में जो है इसका पहला इकाई जो है भेजा जाएगा स्पेस में। अगला देखिए एग्जाम फॉर मिशन टू ISS। तो एग्जाम फॉर मिशन टू ISS यह जो है इसरो और नासा का संयुक्त उपक्रम है। तो एग्जाम जो है एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है अमेरिका की, उसके द्वारा जो है इसमें सहयोग किया जा रहा है, इसलिए जो है एग्जाम फॉर मिशन टू ISS करके नाम रखा गया है इसका। तो देखिए इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। और यह क्या है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री को भेजना। तो फिर से जो है अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन है। तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसमें जो है यात्रियों को भेजने वाले हैं। इसके लिए एक्जिम 4 मिशन टू ISS रखा गया है। ISS का मतलब यहाँ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक, भारत अमेरिकी अंतरिक्ष सहयोग के तहत दोनों देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह संयुक्त मिशन संचालित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आर्टेमिस समझौते के अनुरूप भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने केंद्र में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो यहाँ जो है नासा द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के लिए वहाँ क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। नासा इस अभियान में अमेरिका की निजी कंपनी एक्सोम स्पेस इंक, तो ये है देखिए, ये जो है एक्सियोम स्पेस इंक की सहायता से, यह जो है अमेरिका की निजी कंपनी है, इसकी सहायता से इस मिशन को जो है क्रियान्वित करने वाले हैं। एक्सोम 4 इसके चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन रहेंगे, तो वही 2 लोग रहेंगे। तो इस मिशन में भारत के गगनयान के यात्री दल से 2 व्यक्तियों को चयन किया गया है। तो जो गगनयान में 4 लोग जाने वाले हैं, उन्हीं में से 2 को जो है चयन किया गया है, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, यह मुख्य अंतरिक्ष यात्री है। तो शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, और दूसरे कौन है, ग्रुप कैप्टन जो है प्रशांत बालकृष्णन नायर। तो प्रशांत बालकृष्णन नायर यह जो है बैकअप पायलट के रूप में रहेंगे, और यह जो है मुख्य अंतरिक्ष यात्री रहेंगे शुभांशु शुक्ला। तो ये 2 जो है जाने वाले हैं एक्सोम 4 मिशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। चलिए अब अगला देखिए NGLV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एक नया जो है टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है। देखिए यह इसरो द्वारा विकसित किया जाने वाला सबसे आधुनिक रॉकेट है। तो यह जो है अभी तक के विकसित सबसे आधुनिक रॉकेट है यह, जिसे लॉन्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे LVM है, LVM-3 यह भी लॉन्चिंग व्हीकल है, उसी प्रकार जो है NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, यह जो है इसरो द्वारा विकसित सबसे आधुनिक रॉकेट है। पुनर्प्रयोग तकनीक, तो यह जो है रियूजेबल में से विकसित यह रॉकेट प्रक्षेपण के बाद पुनः धरती में निर्धारित लैंडिंग अर्थात रिकवरी मोड रिटर्निंग टू लॉन्च साइट स्थान में लौट आएगा, जिससे दूसरे प्रक्षेपण में पुनः उपयोग हो सकेंगे। तो यह जो है टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करने के बाद जो है जो लॉन्चिंग पैड है वो जो है स्पेस में ही अस्त व्यस्त होकर रह जाता है, वह जो है वापस रिटर्न नहीं आ पाता, तो वह प्रदूषण भी फैलाता है। तो देखिए इसी से बचने के लिए यह जो है नई टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। यह जो है रॉकेट लॉन्च करने के बाद यह जो है पुनः वापस पृथ्वी तक जो है वापस आ जाएगा, जहां से लॉन्च किया गया है वहीं जो है फिर से, तो यही मोड रिटर्न टू लॉन्च साइट, तो जहां से इसको लॉन्च किया गया है वही उसी साइट में जो है वह फिर से लौट आएगा। तो याद रखेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है बहुत अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसरो की इस योजना हेतु 8,240 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। तो 8,240 रुपए की सहायता राशि देने वाले हैं इस योजना के लिए, NGLV के लिए। अगला देखिए चंद्रयान 4 मिशन। तो चंद्रयान 4 मिशन में इसका प्रयोग करने वाले हैं। देखिए कैबिनेट की स्वीकृति 18 सितंबर 2024 को दिया गया है चंद्रयान 4 मिशन का। इसमें स्वीकृत राशि है 2104.6 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य रहेगा इसरो द्वारा चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर पुनः वापस में प्रयोग आने वाली प्रौद्योगिकी का सफल प्रयास करना। तो देखिए इस चंद्रयान 4 मिशन के अंतर इसे NLVB, ठीक, तो NGLV अर्थात नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसका जो प्रयोग करने वाले हैं चंद्रयान 4 मिशन में। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा के धरातल पर पहुंचाकर सुरक्षित पृथ्वी वापस की प्रौद्योगिकी का विकसित करना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो है चंद्रयान 3 के संबंधित जो तथ्य हैं उन्हें दिया गया है। तो पिछले वर्ष जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था चंद्रयान 3, यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए थे। तो देखिए इस वर्ष जो है क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से चलिए देख सकते हैं। तो वही जो पिछले बार पढ़े थे, तो इस वर्ष चर्चा में क्यों रहा है। 23 अगस्त 2023 में भारतीय चंद्रयान 3 तो इस दिन जो है पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। इस दिन को याद सभी को पता ही है। इसी दिन क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा किया गया है। तो 23 अगस्त 2023 में भारतीय चंद्रयान 3 द्वारा सफल सॉफ्ट लैंडिंग, तो सॉफ्ट लैंडिंग के स्थल का नाम रखा गया है शिव शक्ति को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो है जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला स्थल था चंद्रयान 3 का, उसका नाम शिव शक्ति, जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया था, वह जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित नाम को आधिकारिक अनुमति मिलने के पश्चात भारत ने चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित अन्य घोषणाएं भी कर दी है। जैसे देख सकते हैं चंद्रयान 2 मिशन के लैंडिंग विफलता के स्थल को नाम दिया गया है तिरंगा बिंदु।
तो जहां पास जो है चंद्रयान 2 विफल हो गया था उसी स्थान को तिरंगा बिंदु नाम दे दिया गया है। चंद्रयान 3 मिशन तहत विक्रम लैंडर द्वारा सफल लैंडिंग के दिन को तो 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके जो है घोषणा कर दिया गया है। अगर देखिए चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण स्थान क्या रहा है, तो प्रक्षेपण की तिथि था 14 जुलाई 2023 को। तो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपण किया गया, जो कहाँ लैंडिंग करता है, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग करता है। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान रखे तो जीएसएलवी MK3 या इसे LV-M3 के नाम से भी जानते हैं, जीएसएलवी MK3 या LV-M3, ठीक। तो इसके द्वारा जो है प्रक्षेपण यान किया गया था। अगला देखिए सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। तो जब लैंडिंग हुआ तब की घटना देखिए, इसके सतह पर उतारा गया था विक्रम लैंडर द्वारा। तो विक्रम लैंडर का जिसके द्वारा उतारा गया था उसका नाम था विक्रम लैंडर रखा गया था। लैंडिंग की तिथि थी 23 अगस्त 2023, समय शाम 6:04 में जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था। चंद्रमा की सतह दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंडिंग हुआ था 70 सेंटीग्रेड अक्षांशी ध्रुव पर किया गया था। दक्षिणी ध्रुव के 70 सेंटीग्रेड अक्षांशी ध्रुव पर के 76 डिग्री के कोण में, ठीक। तो दक्षिणी ध्रुव आप सभी को याद ही होगा। चलिए आगे दिया है विश्व का प्रथम मिशन जिसने चंद्रमा के दक्षिणतम ध्रुव पर पहुंचकर शोध किया है। तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचकर शोध करने वाला जो है विश्व का पहला सफल मिशन है। भारत से पूर्व अब तक विश्व पर कोई भी देश अपने उपकरणों के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराने में सफल नहीं हो सका है। तो दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी का भी जो है सफल लैंड नहीं हुआ है। चंद्रमा पर सफल अंतरिक्ष अभियान को पूर्ण कर भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। तो चौथा देश बन गया है। इसके अलावा 3 कौन से हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इनके द्वारा चंद्रमा पर जो है सफल अंतरिक्ष अभियान को पूर्ण किया गया है और जो है भारत चौथा बन गया। यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन था। यह चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन था अर्थात फॉलो ऑन था। जो उसमें नहीं कर पाए थे उसको जो है चंद्रयान 3 के तहत किया गया है। चलिए चंद्रयान 3 के उपकरणों को देखिए, तो इनके उपकरणों का नाम क्या क्या रखा है देख सकते हैं। तो एक रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर था, और लैंडर क्या था, विक्रम। तो प्रज्ञान रोवर यह मून वॉकर है, मून में वॉक करेगा। यह चंद्रमा की सतह पर गतिशील उपकरण था जिसमें 2 पेलोड लगाए गए थे, ठीक। तो प्रज्ञान रोवर जो है वॉक करने वाला था, तो मून में जो है घूमते दिखाई दे रहा था, तो यही प्रज्ञान रोवर था। प्रज्ञान रोवर पेलोड, तो इसके लिए जो पेलोड का प्रयोग किया जा रहा था वो कौन सा था, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, तो LIBS, जिसे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है प्रज्ञान रोवर के पेलोड के रूप में। और देखिए विक्रम लैंडर यह चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। तो विक्रम लैंडर के द्वारा जो है क्या सॉफ्ट लैंडिंग किया गया है। लैंडर के लिए पेलोड था रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉन्ड, तो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बॉन्ड जिसका नाम क्या था, रंभा। तो रंभा इसका पेलोड था। विक्रम लैंडर के लिए रंभा पेलोड, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बैंड। दूसरा देखिए चेस्टी चंद्रस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है ILSA इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी लेजर रेट्रोफ्लेवर एरे, LRA लेजर रेट्रोफ्लेवर एरे। तो इन सभी के द्वारा जो है ये सब लैंडर पेलोड में लगे हुए थे। देखिए प्रपल्सन मॉड्यूल पेलोड क्या था, यह जो है सेप था। सेप अर्थात होता है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री एंड हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह जो है प्रपल्सन मॉड्यूल पेलोड था। तो ठीक इतना आपको याद रखना है चंद्रयान 3 के संबंध में। अब देखिए स्लिम, जापान का चंद्र मिशन है स्लिम। तो स्लिम इस बार चर्चा में क्यों रहा है, तो जापान का भी देखो एक सफल चंद्रयान जो मिशन जो है लॉन्च किया गया जो सफल रहा है। तो देखिए स्लिम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो स्लिम का फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो यह भी मून मिशन था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। तो स्लिम नाम रखा गया था SLIM। जापान का चंद्र मिशन है। प्रक्षेपण 6 सितंबर 2023 को किया गया था इसका प्रक्षेपण, जिसका सॉफ्ट लैंडिंग जनवरी 2024 में हुआ। भारत के चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के पश्चात जापान के स्मार्ट लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। जापान अंतरिक्ष एजेंसी, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, ठीक। जापान अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्लिम लैंडर को मून स्नाइपर S2A अंतरिक्ष यान की सहायता से चंद्रमा में भेजा गया था। तो मून स्नाइपर जिसे S2A के नाम से जानते हैं उसके द्वारा जो है भेजा गया था कहाँ, चंद्रमा पर। इस उपलब्धि के पश्चात जापान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। तो देखिए 4 देशों का नाम देखे हैं हम, उसके बाद जो है यह 5वां बन गया। अमेरिका, भारत, चीन, रूस, और रूस के बाद जो है क्या, जापान। तो भारत, चीन, रूस और भारत, इनके बाद जो है 5वां देश कौन सा बन गया, जापान, सफल लैंडिंग के लिए। चंद्रमा की सतह पर सफल मिशन देश कौन कौन से, अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान है, ठीक। तो ये 5 देशों द्वारा जो है अभी तक के चंद्रमा पर जो है
सफल जो है लैंडिंग किया जा चुका है। अगला देखिए प्रोबा 3 मिशन, यह जो है PSLV C-59 द्वारा भेजा गया है। प्रक्षेपण यान था PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। तो इसका संबंध किससे है देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर 2024 को इसको प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण यान PSLV C-59, तो C-59 संस्करण हो गया। देखिए PSLV का C-59 हो गया। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो व यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण ESA का संयुक्त मिशन है। भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV C-59 की सहायता से यूरोप के प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत 2 उपग्रह क्रोनोग्राफ 310 किलोग्राम और अक्टूबर 240 किलोग्राम के अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किए गए हैं। प्रोबा 3 मिशन के 2 उपग्रह स्थापित किए गए हैं। एक है कोरोनाग्राफ जो 310 किलोग्राम का था, और दूसरा है अकुल्टर 240 किलोग्राम का था। यह अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया है। प्रोबा 3 मिशन के तहत यह उपग्रह सूर्य की बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। तो यह सूर्य की बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए प्रोबा 3 मिशन भेजा गया है। प्रोबा 3 मिशन के क्रोनोग्राफ उपग्रह 150 मीटर की दूरी पर रहकर सूर्य की बाहरी वातावरण, तो 150 मीटर की दूरी पर रहकर सूर्य की बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना मंडल, तो बाहरी जो हिस्सा रहता है सूर्य का उसे क्या कहते हैं, कोरोना मंडल कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा। इस दौरान अक्टूटर उपग्रह अपनी छाया से सूर्य की सौर डिस्क को कवर करेगा। तो जो है अध्ययन करने के लिए जो भेजा गया दूसरा है अक्टूर उपग्रह। यह क्या करेगा, छाया देगा सूर्य को, और ताकि उसका अध्ययन अच्छे से किया जा सके, उसका तापमान कम हो सके। इस मिशन के से भारत से आदित्य L1 मिशन की सहायता मिलेगी। तो आदित्य L1 जो है सूर्य से संबंध अध्ययन के लिए भेजा गया मिशन है। इसकी सहायता के लिए इस मिशन को किया गया है, क्योंकि प्रोबा 3 मिशन की सहायता से सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति बनाने में सक्षम है। सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगा इस मिशन के तहत। इससे भारत के सूर्य अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य L1 को सूर्य के बाह्य वातावरण के अध्ययन की सहायता मिलेगा। तो L1 की सहायता के लिए इस प्रोबा 3 मिशन को भेजा गया है। अब इसके लिए जो प्रक्षेपण यान प्रयोग किया गया है उसका नाम है PSLV C-59। भारत के प्रक्षेपण यान रॉकेट ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान की यह 61वीं सफल उड़ान है। तो यह 61वीं सफल यान है और इसका नाम है C-59। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम सूर्य मिशन आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो है क्या है, सूर्य मिशन है। इसका प्रक्षेपण दिया गया था 2 सितंबर 2023 को। प्रक्षेपण यान PSLV C-57 थे, तो C-57 से इसका किया गया था। और अभी जो भेजा गया है प्रोबा 3 मिशन, यह जो है C-59 से भेजा गया है। कुल बजट 400 करोड़ रुपए का। अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष 2 माह का जो है इसका जीवन काल है आदित्य L1 का। लगभग जो है वर्ष 2028 तक के यह चलता रहेगा। उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर व कोरोना का अध्ययन करना इसका लक्ष्य रखा गया था। मिशन की सफलता देखिए, 6 जनवरी 2024 को देश का प्रथम सूर्य मिशन सफलतापूर्वक अपने निर्धारित लैंग्वेज पॉइंट 1, तो लैंग्वेज पॉइंट 1 पर हॉलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। तो देखिए लैंग्वेज पॉइंट 1 क्या है, तो लैंग्वेज पॉइंट सूर्य का जो है बाह्यतम हिस्सा है, जहां जो है मिशन आदित्य L1 को जो है भेजा गया है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान व चीन के पश्चात सफल और सौर मिशन भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। तो भारत जो है अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन, इनके बाद जो है सफल सौर मिशन भेजने वाला 5वां देश बन चुका है। अब देखिए हॉलो ऑर्बिट क्या है, यहाँ दिया गया है हॉलो ऑर्बिट क्या होता है। इसरो के अनुसार पृथ्वी और सूर्य के मध्य 5 लैंग्वेज पॉइंट है। तो 5 लैंग्वेज पॉइंट है। तो पहला जो लैंग्वेज पॉइंट है उसमें जो है पहुंच चुका था 6 जनवरी 2025 को। लैंग्वेज पॉइंट 1 के चारों ओर स्थित कक्षा को हॉलो ऑर्बिट कहा जाता है। तो पहला लैंग्वेज पॉइंट है, उसी के जो चारों ओर स्थित कक्षा है उसे ही हॉलो ऑर्बिट कहा गया है। आदित्य मिशन ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए 127 दिन में 55 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय किया है। कितने, मात्र 127 दिनों में जो है पहुंच गया है हॉलो ऑर्बिट में। तो सूर्य का पहला जो लैंग्वेज पॉइंट है उसके चारों ओर की जो कक्षा है उसी को हॉलो ऑर्बिट कहा गया है। तो वहां पहुंच चुका है आदित्य L1। अगला है GSAT-20, या इसे GSAT-N2 के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों जो है एक ही मिशन है, GSAT-20 का है या GSAT-N2। तो चलिए देखते हैं GSAT-20 क्या है। तो इसका प्रक्षेपण जो है 18 नवंबर 2024 को किया गया। यह एक जो है संचार उपग्रह है। तो यह जो है संचार उपग्रह है, ये जो है कम्युनिकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेजा गया है GSAT-20 को। तो देखिए इसका भार जो है 4700 किलोग्राम है। तो इतनी भार क्षमता वाला जो है इसरो के पास कोई रॉकेट नहीं है। इसके लिए जो है इनके द्वारा नासा से सहयोग लिया गया है। तो जो है अमेरिकी संस्था स्पेस एक्स से जो है सहयोग लिया गया है इसके लिए। देखिए
यह जो है भारतीय उपग्रह एजेंसी इसरो की सहायक संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का संचार उपग्रह है GSAT-20। तो GSAT-20 किनका है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यह जो है इसरो की सहायक संस्था है, इसका जो है संचार उपग्रह है। यह भारत में दूरस्थ क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा। इसकी सहायता से 28 जीबी पर सेकंड की गति से सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। तो यह जो है दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड अर्थात इंटरनेट की जो है सुविधा प्रदान करने के लिए इस सैटेलाइट को जो है स्पेस में भेजा गया है, GSAT-20 को या GSAT-N2 को। अब इसके संबंध में क्या विशेष तथ्य है? इसरो ने GSAT-20 उपग्रह का नाम GSAT-N2 रखा है। तो GSAT-N2 का नाम GSAT-N2 है। वर्तमान में भारत के पास 4 टन से अधिक क्षमता के उपग्रह को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। तो देखिए, भारत के पास 4 टन से अधिक उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता नहीं है, इसलिए GSAT-N2 को अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के प्रक्षेपण यान रॉकेट के द्वारा फॉल्कन 9 के द्वारा जो है भेजा गया है। तो किसके द्वारा? स्पेस एक्स कंपनी की जो है रॉकेट है, प्रक्षेपण यान है फॉल्कन 9, इसके द्वारा जो है भेजा गया है GSAT-N2 को। यह 1990 के पश्चात अमेरिकी प्रक्षेपण यान से भेजा गया दूसरा उपग्रह है। इससे पूर्व इनसेट आईडी का प्रक्षेपण अमेरिकी रॉकेट द्वारा किया गया था। तो इससे पहले 1990 में इनसेट आईडी को भेजा गया था। ठीक, तो यह भी संचार उपग्रह था इनसेट आईडी, इसको जो है 1990 में भेजा गया था अमेरिकी रॉकेट द्वारा। चलिए अब अगला देखिए मार्स। तो मार्स अर्थात मून एनालॉगी मिशन, तो यह भी मून एनालॉगी मिशन है, मार्स मिशन। इसका जो है स्थापना किया गया है लद्दाख के लेह में, इसका स्थापना किया गया है मार्स का मून एनालॉगी मिशन। इसरो द्वारा निर्देशित इस मिशन के तहत लेह लद्दाख में अंतरिक्ष स्टेशन जैसा वातावरण निर्मित करने का अनुसंधान कार्य है। मंगल ग्रह व चंद्रमा की सतह में पाए जाने वाली चट्टानें मिट्टी के समान संरचना होने के कारण इस स्थल का चयन किया गया है। तो ये लेह में जो है चंद्रमा और मंगल में जो चट्टान मिट्टी पाए जाते हैं उस प्रकार की संरचना है, इसलिए वहां जो है एक स्पेस वाला वातावरण निर्मित करने के लिए जो है अनुसंधान किया जाएगा। इसरो अंतरिक्ष में भारत को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बेस बनाना चाहता है। अंतरिक्ष में भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष स्पेस बेस बनाना चाहता है। लद्दाख में इस मिशन से वैज्ञानिक को अंतरिक्ष यात्री रोबोटिक टूल से संबंधित चुनौतियों व समाधान में सहायता मिलेगी। अगला देखिए रूमियन, यह भारत में निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित देश का प्रथम पुनर्प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट मिशन है। तो रूमी-1 क्या है? निजी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित देश का प्रथम पुनर्प्रयोग अर्थात रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन है। इस रॉकेट का निर्माण तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो तमिलनाडु में स्थित है स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, इसके द्वारा रूमी-1 का जो है बनाया जा रहा है। पोलरिसिस डॉन मिशन, तो पोलरिसिस डॉन मिशन इसका लॉन्च किया गया है 10 सितंबर 2024 को। पोलरिसिस डॉन मिशन का प्रक्षेपण यान फॉल्कन 9, यह भी स्पेस एक्स का जो है ये प्रक्षेपण यान फॉल्कन 9, उसके द्वारा पोलरिसिस डॉन मिशन को जो है भेजा गया है। यह विश्व का प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है। तो यह अंतरिक्ष यात्रा मिशन है यह पोलरिसिस डॉन मिशन। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा यह मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक के लिए स्पेस वॉक के लिए भेजा गया था पोलरिस डॉन मिशन। स्पेस एक्स एलन मस्क कंपनी है, उसी के द्वारा जो है यह मिशन भेजा गया था फॉल्कन 9 प्रक्षेपण यान में। तो ये हो गया हमारा जो इस वर्ष जो है महत्वपूर्ण जो चर्चे में रहे अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वह जो है कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो अभी जनवरी में जो चर्चे में रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ और मिशन जो है, जैसे कि स्पेस जो है मिशन हो गया, इन संबंध में जो है वहाँ डाला गया है टेलीग्राम में, आप जाके देख सकते हैं। तो उसे आप देख के पढ़ सकते हैं। जो जनवरी के भी करंट अफेयर जो है पूछे जाते हैं, तो जनवरी से संबंधित जो नए करंट अफेयर हैं जिनकी संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाए, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नए से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखिए उच्च प्रौद्योगिकी व रक्षा क्षेत्र। अब जो है टेक्नोलॉजी में रक्षा क्षेत्र और जो हाई और टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में जो और तथ्य दिए गए हैं यहाँ देख लीजिए। तो इस बार जो है और चर्चे में रहे टेक्नोलॉजी में क्या क्या रहे हैं, चलिए और देखते हैं। तो पहला है भीष्म क्यूब। तो भीष्म क्यूब क्या है? तो यह जो है चलता फिरता एक हॉस्पिटल जैसा है भीष्म क्यूब। तो भीष्म का फुल फॉर्म क्या है उसे देखिए। पहले भीष्म का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता और एंड मैत्री। तो सहयोग हिता एंड मैत्री, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। यह जो है क्या है? चलता फिरता अस्पताल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है, चलता फिरता अस्पताल। यह आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत? आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित किया गया है।
भीष्म क्यूब को अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत की तरफ से 4 भीष्म क्यूब जो है यूक्रेन को दिए गए हैं। तो यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिया गया है। भीष्म क्यूब के से युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज में मदद मिलेगा। तो युद्ध में घायल कोई सैनिक को बचाया जा सकता है इस भीष्म क्यूब से, क्योंकि ये चलता फिरता हॉस्पिटल कैसा है, इसमें जो है क्या रहेगा, पूरे जो हॉस्पिटल में जो उपलब्ध टूल्स रहते हैं वो सभी जो है इस क्यूब में रहेंगे, भीष्म क्यूब में। चलिए अगला देखिए, आकाश। तो आकाश क्या है, यह जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो सतह से हवा वायु में वार करने वाला जो है मिसाइल है आकाश। तो आकाश नाम से देख सकते हैं, जमीन से जो है आकाश में क्या करने वाला, अटैक करने वाला मिसाइल है। इसका स्वरूप वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली पर आधारित है। इसका निर्माण डीआरडीओ और बीडीएल भारतीय डायनेमिक्स और डीआरडीओ द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया गया है। आकाश मिसाइल का परीक्षण हुआ है सूर्यलंका वायु स्टेशन, आंध्र प्रदेश में स्थित है सूर्यलंका वायु स्टेशन, वहां जो है इसका परीक्षण किया गया है। आकाश डिफेंस मिसाइल तकनीक है जो दुश्मन द्वारा चलाई दागी गई मिसाइल्स को हवा में नष्ट कर सकता है। तो कोई दागा गया मिसाइल है उसे जो है हवा में नष्ट कर सकता है आकाश द्वारा। यह 25 किलोमीटर सीमा के भीतर लड़ाकू जेट क्रूज मिसाइल है। 25 किलोमीटर की सीमा में काम करेगा, लड़ाकू जेट क्रूज मिसाइल है। ड्रोन जैसी हवाई हमलों के निशाने से बनाकर हवा में ही समाप्त कर देगा। कोई ड्रोन अटैक अगर होता है तो इसे इसके द्वारा जो है बचाया जा सकता है। 25 किलोमीटर तक की सीमा तक की जो है यह जो है क्या करेगा, उसे जो है हवा में ही, स्पेस में ही क्या करेगा, नष्ट कर देगा। नवंबर 2024 में भारत द्वारा पश्चिमी एशिया को देश है आर्मीनिया, पश्चिमी एशिया देश आर्मीनिया को आकाश एयर डिफेंस, तो यह आकाश एयर डिफेंस से संबंधित उपकरण का रक्षा निर्यात किया गया है। तो देखिए कौन सा देश है, आर्मेनिया। आर्मेनिया को जो है आकाश जो है एयर डिफेंस संबंधित उपकरण है, इसका जो है निर्यात किया गया है। कौन से देश को, आर्मेनिया को। देखिए इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के पश्चात यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण रक्षा सौदा है, जिसके अंतर्गत भारत में विकसित रक्षा उपकरण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। इससे पहले जो है ब्रह्मोस मिसाइल है वह जो है बहुत चला है, बहुत देशों द्वारा जो है उसे खरीदा गया है ब्रह्मोस मिसाइल को। नीचे ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल एक व्यावसायिक निर्यात बन गया है। यह ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत में विकसित ब्रह्मोस का प्रथम व्यावसायिक निर्यात फिलीपींस देश को किया गया है। तो पहली बार जो है, पहला जो है फिलीपींस को जो है इसका क्या किया गया है, निर्यात किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का। भारत व फिलीपींस के मध्य रक्षा समझौते के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल की प्रथम खेप अप्रैल 2024 में फिलीपींस को सौंपा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जल थल वायु तीनों स्तर पर प्रयोग किया जाता है। जल थल वायु तीनों स्तर पर प्रयोग किया जाने वाला सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक अर्थात यह जो है ध्वनि से भी तेज चलने वाले स्पीड का होता है। ध्वनि से तेज वो क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। ठीक, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है सबसे पहले फिलीपींस देश से किया गया इसका व्यावसायिक निर्यात। आगे देखिए गौरव। तो गौरव क्या है, इस लंबी दूरी का ग्लैंड बम है। यह लंबी दूरी का ग्लैंड बम है। यह हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर आरसीए द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित का रक्षा उपकरण है। गौरव लंबी दूरी का ग्लाइड बम हैदराबाद रिसर्च सेंटर द्वारा जो है किया गया है इसका विकास। अब MQ-9B, तो देखिए MQ-9B जो है एक ड्रोन है। ड्रोन जो अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है MQ-9B ड्रोन। भारत द्वारा तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने हेतु रक्षा सौदा किया गया है। यह ड्रोन सभी मौसम में अनुकूल 40 घंटे से अधिक समय तक सैटेलाइट के सहारे उड़ सकता है। तो 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ पाएगा यह ड्रोन। तो ड्रोन MQ-9B यहाँ से अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए जोरावर जो है बहुत चर्चे में रहा इस बार। जो है जोरावर नामक नया टैंक जो का अनावरण किया गया है। तो यह जो है जुलाई 2024 में इसका अनावरण किया गया। यह क्या है, युद्ध टैंक है। तो जोरावर युद्ध टैंक है। इसका निर्माण डीआरडीओ एल&टी कंपनी द्वारा किया गया है। डीआरडीओ एल&टी कंपनी। यह भारत का सबसे हल्का 25 टन स्वदेश निर्मित टैंक है। तो सबसे हल्का जो इसका वजन कितना, 25 टन है, स्वदेश निर्मित टैंक है जोरावर। इस युद्ध टैंक को लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। तो लद्दाख के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसके लिए विकसित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च गति से चलने के साथ साथ कम पानी के क्षेत्र में यह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। प्रोजेक्ट जोरावर का नाम प्रसिद्ध योद्धा जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। तो जोरावर सिंह जी है उनके नाम पर रखा गया है प्रोजेक्ट जोरावर का नाम, जो जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के अधीन सैन्य जनरल के पद पर कार्यरत था। तो जोरावर सिंह जो है जम्मू कश्मीर के राजा गुलाम सिंह थे, उनके जो है अधीन सैन्य जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्हीं के नाम पर जो है इस टैंक का नाम रखा गया है जोरावर।
अगला देखिए परम रुद्र, यह सुपर कंप्यूटर है, नया सुपर कंप्यूटर है। इसकी लागत 130 करोड़ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत भारत में विकसित नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इस स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के अधिकांश पार्ट्स भारत में बनाए गए हैं। सितंबर 2024 में परम रुद्र के 3 संस्थानों में स्थापित किया गया है। तो 3 संस्थान कौन कौन है जहां परम रुद्र जो है स्थापित किया गया है? पहला है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटर सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटर सेंटर दिल्ली में है। ज्वाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप पुणे में। एस एन बोस सेंटर कोलकाता। तो ये 3 संस्थाओं में जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को जो है क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया है। अगला देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटर कंप्यूटिंग मिशन, इसका शुभारंभ 2024 में किया गया था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का इसका संचालन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग व इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्रियान्वयन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक व आईआईएससी बेंगलोर, इन दोनों के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मिशन के तहत पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय वर्ष 2019 में विकसित किया गया है। तो यह क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जो है यह मिशन 2015 में शुभारंभ किया गया था। तो पहला इसके तहत जो है 2019 में परम शिवाय नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। स्वदेशी पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय, 2019 में विकसित किया गया। इसी मिशन के तहत जो है अब कौन सा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है? 2024 में। ठीक, तो ये हमारा हो गया सुपर कंप्यूटर से संबंधित। तो अब जो है हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर थे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है यहाँ अगला टॉपिक क्या रहेगा? स्पोर्ट्स से रहेगा। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी टॉपिक है, तो उसे जो है एक अलग से वीडियो में उसे कवर करेंगे। अभी जो है इस वीडियो में हम कहाँ अंतरिक्ष तक ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमसे बने रहिए। धन्यवाद। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।